वेलकम बैक आपके साथ इवनिंग लाउंज में, और जनाब पे कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। The answer for your question is that डैशबोर्ड का कलर इसलिए डार्क होता है ताकि फ्रंट स्क्रीन पे इसका शेड ना आए। उसका शेड नहीं आया। आपका नाम? हाँ, all because of color affect thing। ओके, मेरा नाम सैरिश। सैरिश फ्रॉम कराची। कराची। ओके सैरिश, थैंक यू सो मच, अपने कॉल के आंसर किया। अच्छा, हम बात कर रहे थे मुर्तज़ा जाफरी का नंबर ऑन एयर जरूर कर दीजिएगा। ओके। अच्छा, मैं भी यही बात करने वाली थी कि मुर्तज़ा इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बच्चे हैं, और देखिए कि 70% तो हम अगर कंप्लेन की बात करें तो वो इशू यही होता है कि वो नहीं समझते, टीचर्स नहीं समझते, पेरेंट्स नहीं समझते, और कहीं ना कहीं जाकर वो पढ़ाई की तरफ उनका इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। अगर हम ये बात करें कि टीचर्स या स्कूल कुछ इस तरह के उनके अरेंजमेंट्स हों, या कुछ इस तरह की पिकनिक या गैदरिंग्स इस तरह की हों कि बच्चों का खुद ब खुद एक इंटरेस्ट वहाँ पर हो जाए कि हाँ, हमारे स्कूल्स में कुछ हो रहा है, हमें फ्रेंड्स के साथ एक मौका मिल रहा है कि हम उनके साथ बैठ रहे हैं, तो क्या ये चीज़ अच्छी हो सकती है? देखें, जहाँ जहाँ एडवांसमेंट्स होती है ना, वहाँ रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर 10 साल बाद हर कंपनी की स्ट्रैटेजी पॉलिसी चेंज होती है, और ज़माने के लिहाज से रियलिटी के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से एक करिकुलम चलता आ रहा है जो चेंज आई थिंक नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत रिलक्टेंट हो गए हैं कि वो पढ़ाई करें। आपको ऐसे वेज फाइंड आउट करने बच्चों के इंटरेस्ट क्या हैं, किस एज में बच्चे के क्या इंटरेस्ट होते हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो आउट करता है, और क्या परसेंटेज है उन लोगों का जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्या परसेंटेज है उन लोगों का जो पढ़ लेते हैं। जो पढ़ लेते हैं वो कैसे इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे वो इंटरेस्ट क्यों नहीं गेन कर रहे हैं। टीचर्स हैव टू फाइंड दिस आउट, एंड देन एक ऐसा वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए, एक ऐसा करिकुलम उनको बनाना चाहिए जिसमें बच्चा कंफर्टेबल होके हर चीज सीखे। द पॉइंट इज कि लर्न करे। जब स्कूल से दोपहर को बच्चे की छुट्टी होती है तो वो जब बाहर निकले तो अपने पेरेंट्स को आके बताए कि आज मैंने ये सीखा, आज मुझे ये पता चला। वो जो चीज होती है ना दुनिया में, वो इस तरह काम करती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। देखिए, रिजल्ट सिर्फ जो मंथली टेस्ट का रिजल्ट होता है या मिड टर्म्स का फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट होता है वो मैटर नहीं करता। यहाँ जो सिस्टम चलता है वो ये होता है कि एग्जाम से 2 महीने पहले बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो एग्जाम्स देता है, जो भी उसका रिजल्ट आता है वो उसको लेके बैठ जाता है। द पॉइंट इज कि एग्जाम्स में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? ABCD को बच्चा भूलता है? कोई नहीं भूलता। बचपन में क्लास 1-2 में याद करता है, मगर उसको O लेवल्स A लेवल्स तक याद रहती है ना। इसी तरह से चीज इस तरह सिखाई जाए कि वो कभी ना भूले, ताकि एग्जाम से पहले प्रेशर ना हो। एंड टीच, ये इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट। बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम देखें कि फॉरेन एग्जाम से पहले बहुत तैयारियां शयारियां सब कुछ होता है, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं बच्चे, तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर क्या कुछ किया। बिल्कुल, वो चीज नहीं रहती है माइंड में, क्योंकि जो लास्ट ईयर पढ़ा था उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, बस वो एग्जाम से जान छुड़ाने के लिए पढ़ा था। वो फॉर द टाइम बीइंग याद रहा, एंड उसके बाद पेपर्स देने के बाद 2 महीने का जो गैप आया उसमें बिल्कुल किताबों से इन टच ही नहीं रहे, तो भूल गए। सो द पॉइंट इज यू हैव टू स्टे इन टच। इंटरेस्ट डेवलप करना देखें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मोबाइल फोन कभी नहीं छोड़ते अपना। बच्चे मूवीज देख लें, वो भी उनको सालों तक याद रहती है, गाने सालों तक याद रहते हैं, फेसबुक नहीं भूलते, मोबाइल फोन नहीं भूलते, गाड़ी चलाने का शौक हर किसी को होता है, कभी चलाना नहीं भूलते, साइकिल चलाना नहीं भूलते, पढ़ाई क्यों भूल जाते हैं? एग्जैक्टली। तो इसको एक ऐसे वे में लेके आना चाहिए जिसमें ये गेन कर सके, एक ऐसा इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाना चाहिए। अब ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कि ये बनाना चाहिए, दे आर वेज टू मेक इट हैपन। ठीक है, आप हर बच्चे की साइकोलॉजी को समझें, कौन बच्चा किस तरह से पढ़ सकता है। आप सेक्शंस बनाते हैं स्कूलों के अंदर, तो आप देखें किस सेक्शन में किस कैटेगरी के बच्चे होंगे, उनके टीचर्स डिफरेंट होंगे, वो उनको एक डिफरेंट पैटर्न में पढ़ा रहे होंगे, डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट पैटर्न से उनको पढ़ाया जा रहा होगा, ताकि हर बच्चा देखें। एक टीचर की बात हर बच्चा नहीं समझ सकता, सही है। उनमें से जो A ग्रेडर्स होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, वो शायद समझ रहे हैं, जो बैड ग्रेडर्स हैं उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं मगर नहीं समझ रहे। तो हर बच्चे को डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए, एंड इनको एजुकेशन इनके अंदर इंजेक्ट करनी चाहिए, ताकि हर किसी का रिजल्ट जो है वो इक्विवेलेंट लेवल पे है, मगर ऑफ कोर्स इनके साथ जो स्ट्रैटेजीज, जो पॉलिसीज इनके साथ बनाई जाती हैं वो डिफरेंट हो। अच्छा, ऐसा भी क्यों होता है कि जो बहन भाई हैं उनमें कभी ऐसा भी होता है कि 2 भाई हैं, उनमें से एक भाई तो बहुत अच्छी है, उसका रिजल्ट वगैरह बहुत अच्छा है, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, बट दूसरा भाई वो बिल्कुल भी अपनी स्टडीज की तरफ नहीं फोकस करता है। तो वो क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर वो एक ही क्लास में भी हो, अगर वो एक ही क्लास में हो, टीचर की इन्वॉल्वमेंट भी दोनों के साथ हो, तो उसमें फिर क्या रीजन आ सकता है? ये यहाँ पे पेरेंट्स की जॉब है कि वो जो दूसरा बच्चा है उनका जो नहीं इतना अच्छा कर पा रहा उसको इनकरेज करें,
उसके साथ ये फाइंड आउट करेंगे जो बड़ा वाला बच्चा है वो अगर अच्छा कर रहा है तो छोटा वाला क्यों नहीं कर रहा। शायद उसको कॉम्प्लेक्स हो, शायद उसको डिस्करेज ज्यादा किया जा रहा हो, या शायद वो इतना कंपेल, ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि बच्चे नहीं कंपेल कर पाते, उसने अपना ही माइंड बना लिया हो कि मैं नहीं कर सकता। हाँ शायद ऐसा भी हो, तो फाइंड आउट करें और उसको एनकरेज करें, उसको भी अपने उसके भाई के लेवल पे लेके आए किसी तरह से, ताकि इनका रिजल्ट सेम हो, फिर वो आपस में कम्पीट करना शुरू करें। ये तो बिल्कुल एक तरह की कैटेगरी बन जाए ना कि ये बच्चा जो है तो बहुत अच्छा है, ये बच्चा जो है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो वो जो अच्छा नहीं है वो फिर अच्छा कभी भी नहीं बनेगा। अच्छा, पेरेंट्स करते भी इसी तरह से हैं कि अक्सर कोई फैमिली मेंबर सब साथ हों या कोई रिलेटिव्स आते हैं तो वो स्पेशली उस बच्चे के बारे में ज्यादा बात कर रहे होते हैं जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, और दूसरा बच्चा जो है वो कंफ्यूज होता है और वो फिर बाकी कॉम्प्लेक्स वो छुपना शुरू कर देते हैं, वो सबके सामने भी नहीं आता। इससे असल में पेरेंट्स को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि बच्चे का कॉन्फिडेंस किल हो रहा है, ये फेस नहीं कर पा रहा, इसको नॉलेज नहीं है, ये उसको एनकरेज करना जरूरी है कि तुम भी कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, इसमें अब आपकी क्या कोशिशें हैं जो बच्चे इस तरह से हैं या पेरेंट्स उनकी तरफ से थोड़े सब परेशान वो चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं 3 चीजों पे फोकस करता हूँ, एक मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये 3 चीजें जो हैं ये मेरी इस एजुकेशन की सपोर्ट के बगैर नहीं आ सकती हैं। जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन ना हो, जब तक ये 3 चीजें मेरी वर्क ही नहीं कर सकती। मैं मोटिवेट होता ही जब मुझे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, तो मैं मोटिवेट होता हूँ कि हाँ अब मैं और फेस कर सकता हूँ, और प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। इसीलिए मैं इन्फॉर्मेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ कि जो बच्चा अगर दम नहीं कह सकते, मगर कोई बच्चा वीक है या उसकी कोई बेस वीक हो गई है, कोई लेट्स से प्राइमरी ग्रेड्स में वो नहीं फोकस कर पा रहा था, उसके पेरेंट्स की भी उस पर अटेंशन नहीं थी, अब वो आगे जाके उसका रिजल्ट बहुत ही खराब आ रहा है, तो उसको थोड़ा टेक हिम बैक टू द स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड देन उसको थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, मगर एक टाइम जरूर आएगा जब वो एक फ्लो में चलता रहेगा खुद ही। जहां गलतियां हुई ना, देखिए कोई काम स्टार्ट करते हैं आप एक पहले प्लानिंग बनाते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा। इसी तरह से एजुकेशन के भी स्टेप्स बने हुए हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, देन प्रोफेशनल होता है। अगर बच्चा किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेप पे कहीं गलती कर रहा है तो इसका मतलब कुछ बैकग्राउंड में गलती है, सही, कहीं ना कहीं उसने पिछले ईयर्स में कुछ नहीं सीखा जिसकी वजह से वो आगे कंपेल नहीं कर पा रहा है। तो ये ग्रेड 1, 2, 3 जो प्राइमरी स्टडीज होती हैं, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर प्राइमरी में वो अच्छा है, सेकेंडरी में नहीं कर पा रहा, तो 6th, 7th, 8th इनमें शायद कुछ मिसिंग रह गया, उसको आप पहले कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के उसको इवैल्यूएट करें, फिर उसके बाद जब तक वो बच्चा कंफर्टेबल ना हो जाए, जब तक टीचर और बच्चा जब तक ये खुद दोनों सेटिस्फाइड ना हो जाए कि आता है, अब जब तक आप ना रोकें, जब उसको आना शुरू हो जाए तो फिर वो एक तरह से एक साइकिल चल जाती है, फिर वो आगे चलता रहेगा, उसको ना कभी बाद में किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा मेंटेन हो जाएगा जिसको बहुत स्टेबल होगा, फिर उसको अनस्टेबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजीज वगैरह पे वर्क करता हूँ, हर स्टूडेंट की वीकनेसेस पहले पकड़ता हूँ, क्या वीकनेसेस हैं उनको पहले उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। वेल, बहुत अच्छा शो, बहुत जबरदस्त, और स्पेशली पेरेंट्स और बच्चे, मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के बच्चों को शोज खुद देखने चाहिए, उन्हें खुद फील करना चाहिए कि पेरेंट्स उनको बार बार गाइड कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे को कि वो इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा हुआ है या कोई इस तरह के प्रोग्राम देख रहा है, तो उसमें बाकी उसको समझना चाहिए कि अगर मुझ में कहीं कमी है या मुझ में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं उनको खुद ही सॉल्व आउट कैसे कर सकता हूँ। तो यकीनन ये आज का शो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। एक क्वेश्चन भी था और अब उसका आंसर आप दे और विनर का नाम भी बताया। मुर्तजा, आंसर यही था कि अगर वो हाईलाइट के अलावा आई थिंक तो सब भी ठीक थे। वो हाईलाइटेड वाले के लिए मेरा एक सवाल था कि वो दिन में अगर सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो रात में क्या करेंगे? रात में क्या करेंगे? रात में कलर चेंज कर देना चाहिए। खैर, एक फर्स्ट कॉल एक बच्चे की आई थी, हुर अली उसका नाम था, उसने सही जवाब दिया था। अगर वो किसी ऐसे डार्क कलर नहीं होगा, कलरफुल कलर होगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ओके। तो हुर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि आप आपको फौरन शो के बाद कांटेक्ट किया जाएगा और ये गिफ्ट आपका हुआ। तो मुर्तजा, आपसे बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही टाइम हो रहा है जनाब ख़त्म। तो जनाब, आप लोग अपने सजेशंस, आप लोग किस तरह के शोज़ देखने चाहते हैं, वो ज़रूर हमें सजेशन दीजिए, और आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेज इवनिंग लाउंज विद अना, और रमज़ान ट्रांसमिशन आप इवनिंग लाउंज की देख सकते हैं 3 से 4 बजे तक। तो हमारे साथ रहिएगा, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।